गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षाओं में अपने अध्याय 2 के बारे में चर्चा की थी। आज फिर अध्याय 2 का जो टॉपिक है अपना उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में देख रहे हैं। अपने उत्सर्जन तंत्र में अपने जो अपनी किडनी है उसकी संरचना के बारे में बात कर रहे थे। जो अपनी किडनी की संरचना है उसमें देखा था आपने कि इसके दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जो होता है इसका वो उत्तल होता है और भीतरी भाग जो होता है इसका वो अवतल होता है। ठीक है, ये देखो ये सतह उत्तल दिखाई दे रही है और ये अंदर की ओर धसा हुआ पृष्ठ है। इसलिए सतह को क्या बोल दिया आपने? अवतल। अवतल सतह के जो छिद्र है उस छिद्र को क्या बोला था आपने? हाइलम। इस हाइलम भाग में आपने देखा कि एक तो वर्ककीय धमनी, वर्ककीय शिरा ये प्रवेश करती है इसके अंदर, और एक जो मूत्र वाहिनी है वो इससे बाहर निकलती है। ठीक है, इसका जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं अपने कॉर्टेक्स, और जो भीतरी भाग है उसको बोलते हैं अपने मेडुला। ठीक है, मेडुला भाग के अंदर अपने इस प्रकार के जो कॉर्टेक्स भाग के और मेडुला भाग के, मेडुला कॉर्टेक्स भाग के अंदर अपने जो उभारनुमा संरचनाएं बना रहा है जिनको बोला था अपने मध्यांश पिरामिड, और जो कॉर्टेक्स है वो मेडुला के अंदर उभारनुमा संरचनाएं बना रहा है जिनको बोला था वर्ककीय स्तंभ या बर्टीनिक स्तंभ बोलते हैं अपने इनको। इसके अलावा ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है कीपनुमा आकृति, इस भाग को क्या बोला था आपने? पेल्विस। क्या बोला था? पेल्विस। ठीक है, तो ये जो अपने किडनी की आंतरिक संरचना की बात की थी, इस आंतरिक संरचना में आपको बताया कि किडनी की आंतरिक संरचना में अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अति सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है। और ये जो अति सूक्ष्म नलिकाएं हैं इनकी प्रत्येक किडनी के अंदर संख्या कितनी होती है? लगभग 10 से लेकर 12 लाख तक ये अति सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये सूक्ष्म नलिकाएं क्या करती है? मूत्र निर्माण का कार्य करती है। क्या करती है? मूत्र निर्माण का कार्य करती है। ये जो प्रत्येक किडनी के अंदर पाए जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं हैं 10 से 12 लाख है, इनको बोलते हैं अपने नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन या फिर वर्काणु, या अपने ऐसे बोल सकते हो कि उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वर्काणु या नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक है, अब अपने किसी नेफ्रॉन या वर्काणु की संरचना के बारे में देखेंगे कि नेफ्रॉन की जो संरचना है वो किस प्रकार होती है। देखिए नेफ्रॉन की संरचना, ये इस प्रकार की नेफ्रॉन की संरचना होती है। नेफ्रॉन की संरचना में इसका जो ये शीर्ष भाग है इसको बोलते हैं अपने मेलपिगी काय। मेलपिगी काय। इस मेलपिगी काय के अंदर दो संरचनाएं हैं। एक तो ये भाग दिखाई दे रहा है अपने को, और एक ये प्यालेनुमा आकृति। इस प्यालेनुमा आकृति को बोलते हैं अपने बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। इसके बाद जो उसके ऊपर वाला भाग, ये नलिका रूपी भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपने ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ।
ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। ठीक है, ये जो रुधिर वाहिनी दिखाई दे रही है अपने को नलिका, इसको बोलते हैं अपने अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी। और ग्लोमेरुलस से आगे का भाग जो ये नलिका रूपी संरचना दिखाई दे रही है अपने को, इसको बोलते हैं अपवाही धमनी। ये जो बोमेन संपुट है प्यालेनुमा आकृति, इसका नीचे वाला भाग जो है वो एक कुंडलित नलिका के रूप में खुल रहा है। इस कुंडलित नलिका को बोलते हैं अपने समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी। ये जो कुंडलित नलिका है आगे चलकर एक यू आकृति की संरचना बना रही है। ये यहाँ पे यू आकृति की लूपनुमा संरचना बना रही है और इस लूप को बोलते हैं अपने हेनले का लूप। हेनले का लूप। हेनले के लूप की ये भुजा जो है ये हो गई अवरोही भुजा और ये हो गई आरोही भुजा। ठीक है, इसके बाद हेनले के लूप से आगे अपने को एक कुंडलित नलिका और दिखाई दे रही है। इस कुंडलित नलिका को बोलते हैं अपने दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी। दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर संग्रह नलिका का निर्माण करती है। ये हो गई संग्रह नलिका। तो ये संरचना है अपने पास, किसकी संरचना है? नेफ्रॉन या वर्काणु। पहली बात, नेफ्रॉन या वर्काणु होता क्या है? तो कि जो अपना उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वर्काणु या नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर इस प्रकार की लाखों सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है और प्रत्येक किडनी में इन सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या आपको बताइए कितनी? 10 से लेकर 12 लाख तक हो सकती है। और इन नलिकाओं का कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। क्या कार्य है? मूत्र का निर्माण करना। तो एक नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करें तो इसके निम्न भाग अपने को दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऊपर वाला 6 भाग है, इसको बोलते हैं वैल्पिक इकाई। वैल्पिक इकाई के 2 भाग है, एक ऊपर वाला भाग जो ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहलाता है और नीचे वाला ये प्यालेनुमा भाग है जिसको क्या बोलते हैं अपने बोमेन संपुट। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जहां से रुधिर आ रहा है या जो वाहिनी रुधिर लेके आ रही है, इस रुधिर वाहिनी को बोलते हैं अपने अभिवाही धमनी। और जो वापस लेके जा रही है रुधिर को, उसको बोलते हैं अपने अपवाही धमनी। ये जो अभिवाही धमनी है इसका व्यास तो अधिक होता है और अपवाही धमनी है इसका व्यास क्या होता है? कम होता है। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि अभिवाही धमनी की तुलना में अपवाही धमनी का व्यास क्या होता है? कम होता है। यानी ये थोड़ी मोटी है और ये थोड़ी क्या है? पतली है। इसका व्यास क्या हो गया? कम हो गया। अब इसका आगे वाला भाग जो है बोमेन संपुट का, वो एक कुंडलित नलिका के अंदर खुलता है और इस कुंडलित नलिका को बोलते हैं अपने समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे कुंडलित नलिका चलकर क्या कर रही है? एक लूपनुमा संरचना बना रही है, यू आकार की लूपनुमा संरचना, जिसको बोलते हैं अपने हेनले का लूप। और हेनले के लूप से आगे पाई जाती है एक और अन्य कुंडलित नलिका जो कि क्या कहलाती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और बहुत सारी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? संग्रह नलिका। ठीक है, तो ये तो क्या है अपने नेफ्रॉन या वर्काणु की संरचना। अब बात करते हैं इसके अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मानव के अंदर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है और यह मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेफ्रॉन या वर्काणु के द्वारा 3 चरणों में संपन्न करवाई जाती है।
पहला चरण होता है परानिषेधन, दूसरा चरण होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण, और तीसरा चरण होता है स्त्रावण। कौन कौन से 3 चरण हो गए? पहला चरण है परानिषेधन, दूसरा चयनात्मक पुनर्अवशोषण और तीसरा स्त्रावण। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। मानव में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है, परानिषेधन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और स्त्रावण। देखिए ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है कि जो अपना रुधिर है जिसके अंदर नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, घुले हुए। इन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को क्या है, ये जो अपनी अभिवाही धमनी है ये लेकर आती है कहां पर है, इस केशिका गुच्छ के अंदर। कहां पर लेके आती है? केशिका गुच्छ के अंदर। इस केशिका गुच्छ के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोन से भी क्या होता है, कम होता है। कितना? 0.1 माइक्रोन से भी कम होता है। ठीक है, इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों के कारण ये क्या हो जाती है, इसकी झिल्ली केशिका गुच्छ की पारगम्य हो जाती है। अब जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट युक्त रुधिर जो है, उस रुधिर को कौन लेके आई? अभिवाही धमनी लेके आई। कहां पर लेके आई? ग्लोमेरुलस के अंदर। और जो अपनी आगे वाली इसके धमनी दिखाई दे रही है जिसको बोला अपने अपवाही धमनी, इसका व्यास है इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो यहां से रुधिर अधिक मात्रा में आएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे इसका व्यास क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर इस रुधिर के छनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस रुधिर में से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये क्या हो जाते हैं, छनकर अलग हो जाते हैं। रहता क्या है इसमें, केवल और केवल रुधिर कणिकाएं हैं, प्लाज्मा और प्रोटीन। तो ये शुद्ध रुधिर जो बचता है ये तो अपवाही धमनी द्वारा आगे चला जाता है आगे शरीर के विभिन्न भागों में, और जो अपशिष्ट बचे वो क्या हो गए, छनकर कहां पर आ गए, इस बोमेन संपुट या पैलिनुमा आकृति के अंदर। कौन कौन से अपशिष्ट आ गए, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण और जल अब क्या होगा कि ये जो यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये पदार्थ जो है ये आगे कुंडलित नलिका, हेलने के लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आते ही क्या होगा, जो दूसरी प्रक्रिया है जिसको बोला अपने चयनात्मक पुनः अवशोषण, इस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन आवश्यक पदार्थों का तो क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और जो यूरिया और यूरिक अम्ल है इनका अवशोषण नहीं किया जाता। तो इनको यूरिया और यूरिक अम्ल को आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका द्वारा भेज दिया जाता है, कहां पर, संग्रह नलिका में। और जो अपने जल है इसका सर्वाधिक अवशोषण होता है वो कहां पर होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। इन पदार्थों का अवशोषण जो है वो किनके द्वारा होता है, हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड है, मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड है, ये दोनों हार्मोन है। इसके अलावा जो अपने एक हार्मोन और पढ़ के आए थे एड्रिनल के मेडुला भाग के द्वारा, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या कर रहा था, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा रहा था। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित दो हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और मिनरेलोकार्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और जो मिनरल या खनिज लवण है इनके पुनः अवशोषण को क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रक्रिया हो गई। समीपस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका के अंदर ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन आवश्यक पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हमें, चयनात्मक पुनः अवशोषण। इसके बाद जो आती है 3 नंबर प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं स्त्रावण। स्त्रावण की जो प्रक्रिया है वो जो संग्रह नलिका है इसके स्त्रावी भाग के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। कौन से भाग के द्वारा, स्त्रावी भाग के द्वारा। जो संग्रह नलिका है इसका स्त्रावी भाग क्या करेगा, जो अपने आया क्या इस अवशिष्ट पदार्थ के अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल, इनको क्या कर देगा, संग्रह नलिकाओं द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इसके स्त्रावी भाग के द्वारा बाहर की ओर स्त्रावित कर दिया जाएगा। और बाहर की ओर स्त्रावित करने के पश्चात ये स्त्रावी पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, मूत्र वाहिनी में। कहाँ, मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी की सहायता से मूत्राशय, यानी जो स्त्रावी नलिकाओं के द्वारा पदार्थों का स्त्रावण किया गया वो किसका, मूत्र का स्त्रावण किया गया। और ये मूत्र वाहिनियों के द्वारा कहाँ ले जाया गया, मूत्राशय के अंदर। इस प्रकार मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो मानव के अंदर संपन्न होती है। एक बार दोबारा, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में, पराधिसेंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और स्त्रावण। पराधिसेंदन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न हुई, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर अभिवाही धमनी लेके आई नाइट्रोजनी अपशिष्टों युक्त रुधिर, और इस रुधिर के अंदर क्या था, नाइट्रोजनी अपशिष्ट घुले हुए थे। उनको क्या किया, यहाँ पर एक दाब उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये चनकर कहाँ आ गए, इस बोमेन संपुट में। और इन चने हुए पदार्थों को बोलते हैं अपने ग्लोमेरुलर निस्पंद। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर निस्पंद। इस ग्लोमेरुलर निस्पंद के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, विटामिन है, खनिज लवण और जल। और शेष क्या बचा इसके अंदर, जो रुधिर कणिकाएं हैं, प्लाज्मा है और प्रोटीन है, ये सारे के सारे कहां चले गए, अपवाही धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिए गए। और जो ग्लोमेरुलर निस्पंद बचा उसको आगे दूरस्थ कुंडली नलिका, आरोही भुजा जो है, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडली नलिका आदि में भेज दिया गया। यहाँ पर आने के बाद शुरू होती है दूसरी प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं अपने चयनात्मक पुनः अवशोषण। यानी चुन चुन कर पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। और अवशोषण वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण और जल। इन पदार्थों का क्या कर लिया, पुनः अवशोषण कर लिया। और जो शेष अवशिष्ट पदार्थ बचे उनको भेज दिया गया संग्रह नलिका में। संग्रह नलिकाओं का स्त्रावी भाग इन अवशिष्ट पदार्थों को कौन कौन से, यूरिया और यूरिक अम्ल को मूत्र के रूप में भेज देता है मूत्र वाहिनियों में, जहां से यह मूत्र चला जाता है मूत्राशय में। इस प्रकार मानव के अंदर जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर तो मानव का जो मूत्र है उसका रासायनिक संगठन क्या है। मानव मूत्र का रासायनिक संगठन यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मानव के मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला। किस कारण है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है मूत्र के अंदर। कौन सा वर्णक है, यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है मूत्र के अंदर। और इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। इसके बाद करते हैं रासायनिक संगठन की। तो इसमें जो जल है वो पाया जाता है लगभग कितना, 96% तक जल पाया जाता है। जो यूरिया है वो कितनी पाई जाती है, लगभग 2%। इसके अलावा जो लवण है वो कितने पाए जाते हैं, लगभग 1% पाया जाता है। यूरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है कितना, लगभग 0.2% तक है। इसके अलावा जो अमोनिया है वो कितनी पाई जाती है, 0.25%। यानी रासायनिक संगठन में क्या हुआ, मूत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल 96% पाया जाता है, यूरिया 2%, लवण 1%। इसके अलावा यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, एमिनो अम्ल आदि थोड़े थोड़े बहुत ही अलग मात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक है,
और एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन कितने मूत्र का त्याग किया जाता है? लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन। स्वस्थ मनुष्य के द्वारा 1.5 लीटर मूत्र का क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। और मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने? मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, या बोल सकते हो मूत्र। ये हो गया मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र, इसकी संरचना, किडनी की आंतरिक संरचना, उसकी इकाई संरचना जिसको बोला नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के क्रियाविधि, या अपने ऐसे बोल सकते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, या अपने ऐसे बोल सकते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। किस प्रकार मूत्र का निर्माण हुआ और किस प्रकार उसका क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। जो कितना उत्सर्जन किया जाता है मानव द्वारा प्रतिदिन? 1.5 लीटर मूत्र का। और मूत्र त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिक्चुरेशन या मूत्रण। ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपने लेके आएंगे मानव परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद।